आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी कॉरपोरेट राइवलरी की जिसमें दांव पर सिर्फ प्रॉफिट नहीं था बल्कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान था। ये कहानी है दो कंपनियों की, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनकी जंग ने एक साम्राज्य को जन्म दिया। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? कि कैसे दो ट्रेडिंग कंपनियां जो यहां व्यापार करने आई थी, एक साम्राज्य का भविष्य तय कर सकती हैं। ये कहानी महत्वाकांक्षा, रणनीति और धोखे की है। तो चलिए इसी कॉर्पोरेट जंग की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ओके, तो इस महामुकाबले को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मैदान में कौन कौन से खिलाड़ी थे। फिर आएगा राउंड 1, पहली टक्कर। उसके बाद राउंड 2, प्रॉक्सी वॉर। फिर देखेंगे फाइनल शोडाउन। और आखिर में विजेता को इनाम में क्या मिला, यानी बिहार की कहानी। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक उपमहाद्वीप के लिए प्रतिद्वंदी। देखिए, उस वक्त भारत में यूरोप से और भी ताकतें थीं, जैसे डच थे, डेनिश थे, लेकिन वो सब साइड एक्ट थे। असली मुकाबला, जो मेन इवेंट था, वो सिर्फ दो के बीच था, ब्रिटिश और फ्रेंच। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। आप सोचिए, एक तरफ थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक तरह से सरकारी कंपनी थी, इसे सीधे राजा का सपोर्ट था। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसे उसके शेयर होल्डर और उनका प्रॉफिट चलाते थे। और यही छोटा सा फर्क आगे चलकर इनकी हर रणनीति, हर चाल को तय करने वाला था। फ्रेंच कंपनी ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से भारत में अपनी पकड़ बनाई। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री डाली, फिर मसूलीपट्टनम में दूसरी। 1673 में पौंडीचेरी को बसाया, जो आगे चलकर उनका हेडक्वार्टर बना, और फिर चंद्रनगर में किला बनाया। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, ये एक एक करके अपने पावर सेंटर बना रहे थे, एक साम्राज्य की नींव डाल रहे थे। तो अब आता है हमारा राउंड 1, पहली भिड़ंत। ये था पहला कर्नाटक युद्ध। अब मजे की बात यह है कि ये लड़ाई भारत की जमीन पर लड़ी गई, लेकिन इसकी वजह हजारों मील दूर यूरोप में थी। और पहली बार ये दोनों कॉर्पोरेट दुश्मन अपनी अपनी सेनाएं लेकर आमने सामने आ गए। तो हुआ ये कि यूरोप में ऑस्ट्रिया की गद्दी के लिए जंग छिड़ गई। अब इसका असर भारत में भी पड़ा। एक ब्रिटिश कैप्टन ने कुछ फ्रेंच जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। बस फिर क्या था, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने पलटवार किया और सीधा अंग्रेजों के सबसे बड़े गढ़ मद्रास पर ही कब्जा कर लिया। मतलब बात अब जहाज़ों से बढ़कर शहरों तक आ गई थी। तो पहले राउंड का नतीजा एक तरह से ड्रॉ। 1748 में यूरोप में एक संधि हुई और उसी के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। लेकिन लड़ाई भले ही रुक गई थी, खत्म नहीं हुई थी। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है, ये एक मिलिट्री जंग बन चुकी थी। अब शुरू होता है दूसरा दौर, प्रॉक्सी वॉर, यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध। इस बार दोनों कंपनियों ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने सोचा कि आमने सामने लड़ने की क्या जरूरत है। ये एक शतरंज की बिसात बिछाने जैसा था, जहां भारतीय राजे रजवाड़े उनके मोहरे थे। खेल बहुत सीधा था। हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी के लिए लड़ाई चल रही थी। तो अंग्रेजों और फ्रेंच ने क्या किया, उन्होंने अपने अपने पसंदीदा दावेदारों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब लड़ाई अब भारतीय राजा लड़ रहे थे, लेकिन असल में ये जंग अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच ही थी। ये देखिए टीमें कैसे बनी थीं। कर्नाटक में फ्रेंच ने चंदा साहब को सपोर्ट किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन को। हैदराबाद में फ्रेंच मुजफ्फर जंग के साथ थे तो अंग्रेज नासिर जंग के साथ। बिल्कुल साफ साफ बंटवारा। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। बहुत ही शातिर दिमाग का आदमी था। उसने एक नया सिस्टम बनाया जिसे हम सहायक संधि या सब्सिडरी ट्रीटी कहते हैं। इसमें होता यह था कि वो भारतीय राजा के दरबार में अपनी सेना रखता था, कहने को तो सुरक्षा के लिए, लेकिन असल में राजा पर कंट्रोल रखने के लिए। और मजे की बात, उस सेना का सारा खर्चा भी राजा ही उठाता था। यही मॉडल बाद में अंग्रेजों ने कॉपी किया और पूरे भारत पर लागू कर दिया। फ्रेंच जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। जब फ्रेंच सेना त्रुचि को घेरने में बिजी थी, क्लाइव ने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ सीधा कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था और ये काम कर गया। क्लाइव के इस मूव ने फ्रेंच को हिलाकर रख दिया और यहीं पर फ्रेंच सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें लगा कि डुप्ले की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने अपने सबसे काबिल आदमी डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। सोचिए, अपने बेस्ट प्लेयर को फाइनल मैच से ठीक पहले बेंच पर बिठा देना, ये अंग्रेज़ों के लिए खुली जीत जैसा था।
और अब हम पहुंचते हैं फाइनल शोडाउन पर। तीसरा कर्नाटक युद्ध। इस बार कोई लुका छुपी नहीं, कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं। ये आर पार की लड़ाई थी, क्योंकि यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हो गया था और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई भारत की जमीन पर लड़ी जानी थी। और यहां फ्रेंच कमांडर काउंट डी लाली ने एक ऐसी गलती की जिसने उनकी हार तय कर दी। उसने मद्रास पर हमला करने के लिए हैदराबाद से अपने बेस्ट जनरल बुसी को बुला लिया। अब जैसे ही हैदराबाद खाली हुआ, अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया। मतलब एक किले को जीतने के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा राज्य ही गंवा दिया। और फिर आया वो दिन जिसने भारत में फ्रेंच साम्राज्य के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 22 जनवरी 1760। ये तारीख है वोंडेवाश की लड़ाई की। इस लड़ाई में ब्रिटिश कमांडर आयरकूट ने फ्रेंच सेना को बुरी तरह से हराया। ये फाइनल नॉकआउट पंच था। इस एक हार के बाद भारत में फ्रेंच ताकत कभी दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, इनाम को पक्का करना। फ्रेंच तो रास्ते से हट गए, पर इस जीत से अंग्रेजों को मिला क्या? उन्हें मिला भारत के सबसे अमीर इलाकों पर कंट्रोल, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बिहार। 18वीं सदी में बिहार एक खजाना था। यहां से बढ़िया क्वालिटी का कॉटन, सिल्क, चीनी, अफीम सब कुछ मिलता था। लेकिन सबसे कीमती चीज थी शोरा, यानी सॉल्ट पीटर। ये बारूद बनाने के काम आता था। मतलब जिसके पास बिहार का शोरा था, उसकी मिलिट्री ताकत की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 17वीं सदी के एक मशहूर यात्री जां बातीस तावर्निये ने भी लिखा था कि पटना में डचों की एक फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ शोरे का व्यापार करने के लिए थी। मतलब ये उस जमाने का स्ट्रैटेजिक रिसोर्स था। तो अंग्रेजों ने बिहार पर अपना कंट्रोल कैसे जमाया? ये 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले उन्होंने शोरे के व्यापार पर अपनी मोनोपली बना ली। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई जीती, जिससे उन्हें पॉलिटिकल कंट्रोल मिला। और आखिर में 1765 की इलाहाबाद संधि से उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, यानी अब वो वहां के टैक्स कलेक्टर बन गए। खेल खत्म। तो इस तरह 2 कंपनियों की लड़ाई ने एक साम्राज्य को जन्म दिया। फ्रेंच, जो उनका इकलौता और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, वो अब पिक्चर से बाहर हो चुका था। तो अब सवाल सिर्फ एक था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कौन रोकेगा? और इसी सवाल का जवाब भारत के अगले 200 साल का इतिहास लिखने वाला था।